हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने जो चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, और आज अपने पार्ट नंबर 12 इसमें करने जा रहे हैं। जो अपना आज का टॉपिक है ये मैं कहूँगा कि जो अब तक आज तक आपने फिजिक्स पढ़ी है उसमें सबसे यानी कि कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है और सबसे लंबा डेरिवेशन है। ठीक है, तो इसमें अपने देखो पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति, एवरेज पावर इन अल्टरनेटिंग सर्किट। ठीक है, तो ये निकालेंगे एवरेज पावर क्या होती है कि जो अल्टरनेटिंग सर्किट है जिसमें क्या हो, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा हो, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही हो, उसमें शक्ति कितनी होती है, एवरेज पावर यानी औसत शक्ति। शक्ति या पावर क्या होती है यूनिट टाइम में, यानी कि पहले मैं हिंदी मीडियम को बोल दूँ, एकांक समय में यूज होने वाली ऊर्जा वहाँ पर। ठीक है, एकांक समय में आप ऐसे भी कह सकते हो खर्च होने वाली ऊर्जा, यानी कि यूनिट टाइम में वहाँ पर यूज होने वाली एनर्जी, उसको अपने क्या बोल देते हैं, पावर बोल देते हैं, शक्ति बोल देते हैं। समझ आई इतनी बात। तो ये वाला टॉपिक देखो अपने करने जा रहे हैं आज, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है डेरिवेशन से। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो बुक में ये डेरिवेशन दिया हुआ है, बुक में सीधा रिजल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो वैसे तरीके से आप कर तो सकते हो डेरिवेशन, यानी कि आप वहाँ पर भी क्या करो, डेरिवेशन पूरा ना करके थोड़ा सा 2-3 स्टेप लिख के और आगे सीधा रिजल्ट लिख दो। लेकिन उससे ना तो आपको पता लगेगा कि डेरिवेशन कैसे हुआ है, और कई बार एग्जामिनर के भी मन में ऐसे होता है कि अगर मान लो जैसे मैं आपको पूरा करवाऊंगा, आगे एग्जामिनर भी ऐसा बैठा हो कि वो कहे मैं तो पूरा देखना है डेरिवेशन, तो वो क्या है आपके नंबर काट सकता है। ठीक है ना, तो आपको आना चाहिए। तो डेरिवेशन को करने से पहले आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर ये बता दूं कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वेयर थीटा का, या साइन स्क्वेयर यहाँ पर ओमेगा टी यूज होता है, जो अपने यूज करते हैं ना, इसमें ओमेगा टी यूज होता है। तो ये 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 के इक्वल होता है। जब अपने स्टार्टिंग में किया था ना एवरेज करंट वाला टॉपिक या वीआरएमएस वैल्यू वाला, वहाँ पर ये फार्मूला काम आया था। ठीक है, और एक फार्मूला यहाँ पर ये आएगा 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, तो इसको अपने लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी। अगर मैं वैसे लिखना चाहूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा के इक्वल। ठीक है भाई, यानी कि एंगल क्या हो जाता है, डबल हो जाता है यहाँ पर। अब इसको अगर आप प्रूव करना चाहो तो थीटा की वैल्यू आप 30 डिग्री रख के 30 डिग्री रख के इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है ना, आप आराम से प्रूव कर सकते हो। तो ये दो फॉर्मूले हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले 11th क्लास में यूज़ होते हैं। 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री का मैथ में, उसमें यूज होते हैं। तो बायो वाले जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़े मुश्किल लगते हैं ये वाले फॉर्मूले। ठीक है ना, तो ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों आपको यहाँ पर लगाने पड़े। ठीक है, इंटीग्रेशन का और फार्मूला यहाँ पर ये आएगा कि जैसे कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन आपको करना है, कोस 2 थीटा डी थीटा का। तो यहाँ पर कोस का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब कि अवकलन होता है, वो तो कोस का होता है माइनस साइन, तो यहाँ पर कोस का सीधा साइन 2 थीटा आ जाएगा। और उसमें क्या होता है कि जब अपने डिफ्रेंशिएशन करते हैं या अवकलन करते हैं, उसमें ये 2 थीटा का 2 आगे आ जाता होता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि 2 थीटा का 2 अपॉन में चला जाएगा। एक फार्मूला ये यूज होगा इसमें। तो ये कुछ फार्मूले थे मैथमेटिकल जो इसमें आज के डेरिवेशन में अपने यूज होंगे। बिल्कुल भी डरना नहीं है, एक एक स्टेप आपको क्लियरली बताऊंगा, और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि अगर मान लो बायो वाले स्टूडेंट्स इसको नहीं याद रख सकते, मैथ वालों के लिए तो कुछ भी नहीं है ये डेरिवेशन, क्योंकि वो तो ऐसे सवाल मैथ में करते ही रहते हैं। लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है इसमें। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जिस बच्चे ने तो ठान रखी है कि मुझे 100/100 लेके आने हैं फिजिक्स में, 56 में से 56 नंबर पेपर में लेके आने हैं, वो तो पूरा डेरिवेशन करे, चाहे वो बायो का भी है और चाहे मैथ का है। ठीक है, और अगर किसी को नहीं डर कि मेरा नंबर कट भी सकता है एक आधा या कोई नंबर, तो वो क्या है, रिस्क ले सकता है जो डायरेक्ट फार्मूला लिखने वाला। समझ आई बात। तो वो मैं लास्ट में बता दूंगा कि बायो वाले अगर मान लो इसको शॉर्टकट में करना चाहे तो वो शॉर्टकट में किस तरीके से कर सकते हैं। समझ आई बात। तो अब देखो यहाँ पर कि अगर मैं बात करता हूँ आपके पास आपको दिया हुआ है यहाँ पर वी नो दैट प्रत्यावर्ती परिपथ में जो अपना अल्टरनेटिंग सर्किट है, इन अल्टरनेटिंग सर्किट वोल्टेज की इक्वेशन, वोल्टता की समीकरण अपने V = VM sin ओमेगा टी लिखते हैं। ठीक है ना,
हो सकता है आपको आसपास से आवाज़ आए, आज बरसात बहुत हो रही है यहाँ पर, इधर भी बरसात है, इधर भी बरसात है, ठीक है। और बादल गरजने की आवाज़ भी सुन सकती है आपको। वैसे क्या है, ये माइक कैंसिल कर देता है, जो एक्स्ट्रा नॉइस होता है ना आसपास से, बोया वाला माइक है तो ये कैंसिल कर देता है, लेकिन फिर भी हो सकता है। तो देखो करंट की जो इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई मैंने लिखा हुआ है। अब फाई यहाँ पर क्या है, फाई को अपने कलांतर बोल देते हैं। फाई को क्या बोल देते हैं, कलांतर या फेज डिफरेंस। अब यहाँ पर आप कहोगे कि सर आपने ये लिया क्यों है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो जो अपने डेरिवेशन करते हैं वो अपने जनरल करते हैं सभी के लिए, कि अगर मान लो आप एवरेज पावर यहाँ पर निकाल रहे हो, औसत शक्ति निकाल रहे हो, तो वो ऐसे नहीं कि किसी स्पेशल परिपथ की होगी, LCR की होगी, RC परिपथ की होगी, ठीक है। सभी जितने सर्किट आपने किए हैं, चाहे जिसमें ओनली L लगा है, चाहे जिसमें ओनली C लगा है, चाहे जिसमें ओनली R लगा है, चाहे LCR है, कोई भी सर्किट है उसके लिए अपने ये फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो आपको पता है कि जो जनरली दूसरे सर्किट होते हैं जिसमें L और C लगा होता है, तो उसमें यहाँ पर फाइट फेज डिफरेंस आता है, कलांतर आता होता है, ठीक है ना, कलांतर आता है। और वो कलांतर π/2 के फाई फेज डिफरेंस π/2 का फेज डिफरेंस यहाँ पर आता है बच्चों, समझ आई बात। तो इस कारण अपने यहाँ पर लिखा हुआ है, और प्लस माइनस इसलिए लिखा हुआ है कि एक में ये प्लस में आता है और एक में ये माइनस में आता है, तो दोनों ही साइन काम में आते हैं, तो प्लस माइनस यहाँ पर लिखा है, समझ आई बात। अब देखो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कि जो शक्ति है इस परिपथ की, अतः शक्ति यानी जो पावर है, ठीक है, वो पावर किसकी इक्वल आ जाएगी, P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है, V इंटू आई की इक्वल आ जाएगी। तो जब अपने V इंटू आई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो जो पावर आएगी अपनी Vm साइन ओमेगा टी और इंटू में Im साइन ओमेगा टी और प्लस माइनस फाइव, दोनों गुणा में आ जाएंगे, ठीक है। अब एक फॉर्मूला यहाँ पर और लगेगा बच्चों, और वो फॉर्मूला आपके पास है, और साइन A प्लस माइनस बी का, ठीक है, कि अगर साइन में दो एंगल प्लस और माइनस में हो, ये भी 11th क्लास का फॉर्मूला है। तभी मैं कह रहा हूँ जितने फॉर्मूले इसमें यूज हो रहे हैं सारे 11th क्लास के यूज हो रहे हैं मैथमेटिक्स के, तो इस कारण बायो वाले बच्चों को ये चीज़ हार्ड लग सकती है, लेकिन इसको हार्ड बनाना नहीं है बच्चों। अगर कोशिश करो तो आप 2-3 फार्मूले याद कर सकते हो आराम से। तो देखो साइन ए कोस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखो अगर यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर प्लस हुआ तो इधर भी प्लस आएगा, यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, समझ आई बात। और दूसरी चीज़, ये फॉर्मूला यूज पता है किसके लिए होता है, मैथ वालों को तो पता होगा, बायो वालों को बता दूँ। जैसे आपको साइन 75 डिग्री आ गया, कि यहाँ पर ऐसे 75 डिग्री आ गया, तो अब 75 डिग्री को अपने दो एंगल में तोड़ सकते हैं, जिनकी वैल्यू अपने को पता है साइन के लिए 55 45 प्लस 30, ठीक है। तो यहाँ पर अपने ये फॉर्मूला लगा के और साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, या अगर मान लो साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ जाए तो तब आप माइनस कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके के एंगल की वैल्यू निकालने के लिए अपने ये वाला फॉर्मूला है वो यूज करते हैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, समझ आई बात। तो अब ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाओ, ये यहाँ पर ए है और ये यहाँ पर बी है, तो ये फॉर्मूला जब आप यहाँ पर लगाओगे तो P इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और मैं साथ में यहाँ पर वी एम के साथ आई एम इधर ही लगा देता हूँ, वी एम आई एम साइन वालों को लास्ट में लिख देता हूँ, साइन ओमेगा टी, और ये जो साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई है, ये देखो साइन ओमेगा टी कोस फाई और प्लस माइनस कोस ओमेगा टी साइन फाई, ये फॉर्मूला लग गया। कैसे, ये ए या बी है, साइन ए साइन ओमेगा टी, कोस फाई कोस बी, कोस ए तो कोस ओमेगा टी, और साइन बी मतलब साइन फाई, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो P इज इक्वल टू वी एम आई एम, ये साइन ओमेगा टी है, ये साइन ओमेगा टी क्या बन जाएंगे, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, साथ में कोस फाई आ जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये सारी टर्म इनसे भी मल्टीप्लाई होगी, तो वी एम आई एम है ही, और साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाई, सारे इकट्ठे आ जाएंगे, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी और साइन
फाई आपके पास आ जाए। ठीक है, ये पावर की वैल्यू आ गई है। तो पावर की ये वाली वैल्यू जब आ गई है तो अब आगे अपने को एवरेज पावर निकालनी है। ये तो जनरल वैल्यू है पावर की, ठीक है ना। आप टाइम आपको अगर गिवन हो, यहाँ पर फाई की वैल्यू गिवन हो, तो आप पावर की वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब अपने जानते हैं कि नाउ वी नो दैट तात्क्षणिक शक्ति ये जो पावर है ना, सॉरी, ये वाली जो पावर है ये तात्क्षणिक पावर है, यानी कि इसको अपने बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। अब आप कहोगे कि सर पावर ये इंस्टेंटेनियस कैसे? इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक, मतलब किसी टाइम पर, किसी फिक्स टाइम पर आपको पावर की वैल्यू चाहिए तो आप इससे निकाल सकते हो। तो अगर देखो इस फॉर्मूले में मैं अगर मान लो आपको t = 5 सेकेंड का टाइम दे दूं, ठीक है, 5 सेकेंड, और फाई की कोई ना कोई वैल्यू दे दूं, तो आप निकाल सकते हो। मतलब किसी भी टाइम पर आप पावर की वैल्यू इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। तो ये तात्क्षणिक शक्ति है यहाँ पर, ठीक है। और वैसे जो तात्क्षणिक शक्ति का फॉर्मूला होता है ना P, वो आपके पास होता है dW/dt। ये आपने जैसे तात्क्षणिक त्वरण पढ़ा था, मान लो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग पिछली बार पढ़ा था, तो वहाँ डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आया था। वहाँ ds/dt को अपने तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखते थे, dV/dt को अपने तात्क्षणिक त्वरण या अपने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखते थे। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे है कि जो तात्क्षणिक शक्ति है P = dω/dt आ गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपने देखो, अगर इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ इसको, तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा, dW की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, P × dt आ जाएगी। क्या आ जाएगी? P × में dt आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर पावर की ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। समझ आई बात? तो अब टोटल वर्क डन। अब देखो यहाँ पर अगर मैं निकालना चाहूँ इससे कि टोटल वर्क कुल कार्य, वो आपके पास आ जाएगा W = इंटीग्रेशन ऑफ dW। तो इंटीग्रेशन ऑफ dW करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dW किसके इक्वल आ जाएगा, P × dt के इक्वल। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया कि ये अपने निकाल क्यों रहे हैं। अपने को निकालना है P एवरेज, इसको समझ लो, ठीक है ना। कई बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये क्या कुछ होने लग गया। तो P एवरेज अपने निकाल रहे हैं, तो P एवरेज, किसी भी चीज़ की एवरेज निकालनी हो तो P एवरेज मतलब आपके पास पावर का एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर तो आ जाएगा कुल कार्य, टोटल वर्क, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, कुल कार्य अपॉन में कुल समय, टोटल टाइम। तो अपने इसी कारण अब टोटल टाइम तो आपको पता है T होता है, ठीक है। टोटल टाइम अपने जितने भी इसमें डेरिवेशन काम में लेते हैं T लेते हैं, और यहाँ पर टोटल वर्क निकालने के लिए अपने ये वाला पंगा किया है P = dW/dt। ये तो इंस्टेंटेनियस पावर हो गई है, और dW = P/dt हो गया, और इसका आपने क्या कर दिया, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया, W = इंटीग्रेशन ऑफ dW इंटीग्रेशन ऑफ P/dt। तो W अपना इंटीग्रेशन ऑफ P/dt के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इस कारण अपने निकाला हुआ है। समझ आ गई बात? भी अपने एवरेज पावर निकालने के लिए अगर मान लो आपको एवरेज वेलोसिटी कह दें कि आप मान लो 500 किलोमीटर जाके आए हो और 10 घंटे में जाके आए हो, तो आप एवरेज वहाँ पर वेलोसिटी निकाल देते हो कि 500/10 = कितना आ गया आपके पास, 50 km/h आपकी स्पीड आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से निकालते हो, टोटल अपॉन में टोटल। तो बिल्कुल उसी तरीके से अपने निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो नाउ अब यहाँ लिखें, नाउ एवरेज पावर, जो एवरेज पावर आ रही है यहाँ पर, औसत शक्ति, वो आपके पास अब क्या आ जाएगी, एवरेज पावर। P एवरेज से अपने इसको लिखेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा कुल कार्य, टोटल वर्क, और यहाँ पर कुल समय यानी कि टोटल टाइम।
टोटल टाइम। तो अब देखो ऊपर तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, p इंटू डी टी, और नीचे आपको लिखना पड़ेगा डी टी, और इसकी लिमिट आपको क्या लगानी पड़ेगी, 0 से लेकर t टाइम तक और 0 से लेकर t। कंप्लीट साइकिल अपना, उसमें अपने टोटल पावर निकालेंगे कि टोटल पावर इसकी कितनी आएगी। ठीक है, तो पी एवरेज यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी एवरेज इज इक्वल टू जो आपके पास आएगा, ऊपर तो वही रहेगा पी डी टी और 0 से लेके टी, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, क्योंकि डी टी का इंटीग्रेशन स्मॉल टी। तो इसको अपने मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1/t और इनटू में पी डी टी 0 से लेके टी तक। ये आपकी इक्वेशन नंबर थी फर्स्ट, और इसको इक्वेशन नंबर दे रहा हूँ मैं सेकंड। एक बार आप इतना उतार लो, देखो पी एवरेज आपके पास आ गई। अब अपने को पता क्या करना है डरना मत, पी की वैल्यू ये वाली उठा के और यहाँ रखनी है, ये सारी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पी की वैल्यू पुट करनी है और इसका सारी का इंटीग्रेशन करना है अपने को। समझ आई बात? तो बिल्कुल डरना नहीं है, आराम से इसको करो, एक बार उतार लो, फिर मैं आगे करता हूँ, क्योंकि अब मेरे को बोर्ड रफ करना पड़ेगा यहाँ पर। समझ आई बात? तो इस कारण मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, इसको उतार लो आप, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने आगे चलते हैं। ठीक है, या अगर यहाँ नीचे नहीं आ पाएगा कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट चलते हैं अपने। ये वाला पी एवरेज का फॉर्मूला अपने पास आ गया था, मैंने ये दोनों वैल्यू यहाँ पर छोड़ दी एक बार कि मेरे को लिखने में आसानी हो। तो पी एवरेज जो आपके पास आ जाएगा वो आएगा 1/t, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ये सारा Vm Im और साथ में साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कोस फाई, और प्लस में यहाँ पर प्लस माइनस Vm Im साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी और साइन फाई। ठीक है, ये वाला, और यहाँ पर साथ में क्या आ जाएगा, dt आ जाए। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर आपने ये वाली वैल्यू को पुट कर दिया। अब देखो अपने इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ 0 से लेकर t तक लिमिट आ जाएगी, तो इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, इसका इंटीग्रेशन अलग होगा। ठीक है, समाकलन। तो पी एवरेज इज इक्वल टू ये 1/t, इसके साथ भी मल्टीप्लाई में होगा, इसके साथ भी, क्योंकि ब्रैकेट में है। तो देखो 1/t और यहाँ Vm Im साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कोस फाई, और ये वाला dt इधर इसके साथ भी आ जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन, सॉरी पहले 1/t लगाओ, यहाँ पर आपका Vm Im साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाई, और साथ में dt, और 0 से t और 0 से t। समझ आई वैल्यू? सही लिख रहा हूँ मैं? ठीक है, ठीक है। ये आगे मैं एक एक स्टेप आपको करवा रहा हूँ, कोई स्टेप बीच में नहीं छुड़वा रहा हूँ, नहीं तो मैं थोड़ा शॉर्टकट चल पड़ूँ तो 3-4 स्टेप बीच में छूट सकते हैं कि आपके समझ आ जाए। अब इसमें देखो Vm कांस्टेंट है, Im कांस्टेंट है, करंट और वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पर फाई में जो आ रहा है, क्योंकि फाई एक कांस्टेंट होता है, फाई की वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर मान लो L है तो L के लिए π/2 ही रहेगा, L और C के लिए। वैसे ही अगर कोई और सर्किट है, जैसे मान लो आपके पास LCR आ गया, तो उसमें L और C की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, अगर वो वैल्यू फिक्स है तो वो भी फिक्स रहेगा। मतलब कोस फाई और साइन फाई यहाँ पर ये भी दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो इनको भी बाहर लिखता हूँ मैं, Vm Im और अपॉन में t, और साथ में कोस फाई, और यहाँ पर 0 से लेके t, और साइन स्क्वेयर ओमेगा टी dt। ठीक है, और प्लस माइनस यहाँ पर इधर भी अपने कांस्टेंट बाहर लिखेंगे, Vm Im और अपॉन में t, और यहाँ पर साइन फाई, और अंदर जो रहेगा 0 से लेके t और साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, और साथ में dt। ये आ जाएगा आपके पास। अब उसके बाद देखो क्या आएगा, इसको भी रफ कर रहा हूं मैं। देखो बच्चों, अब आपको इनका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है।
अब बुक में जो शॉर्टकट दिया हुआ है ना, बुक में डायरेक्टली यहाँ पर डायरेक्ट आगे आंसर ही दिया हुआ है इसका, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका समाकलन करने पर, इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आ जाएगा, आगे आंसर आ जाएगा। बुक में तो इतना ही दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा कि किस प्रकार आपको करना है कंप्लीट। तो देखो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूले दो यूज होंगे। मैं यहाँ पर फॉर्मूले भी लिख रहा हूँ कि जो साइन स्क्वेयर ओमेगा टी है, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी के इक्वल आता है। समझ आई बात, ठीक है। तो अब ये दो फॉर्मूले, ये फॉर्मूला तो यहाँ पर अप्लाई होगा इस जगह पर इसके लिए, और ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर अप्लाई होगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि अपने पास 2 अवेलेबल नहीं है, 2 नहीं है। तो 2 अवेलेबल नहीं है तो 2 अवेलेबल करा दो इसको। कैसे करवाओगे, मैथमेटिक्स में क्या होता है, सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। ये 2 है और ये यहाँ पर क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। किस तरीके से किया मैंने, पता है क्या आपको, भी अपने क्या कर दिया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 है ही नहीं तो अपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 आ गया भाई यहाँ पर, ठीक है। तो अब उसके आगे स्टार्ट करो, पहले इनके फॉर्मूले लिखो यहाँ पर। तो अब आपके पास देखो पी एवरेज जो आ जाएगा, पी एवरेज इज इक्वल टू वी एम आई एम अपॉन में टी इंटू कोस फाई, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी और अपॉन में 2 और इंटू में डी टी, 0 से लेके टी, और यहाँ पर प्लस माइनस वी एम आई एम अपॉन 2t और यहाँ पर साइन फाई, और ब्रैकेट में देखो अब ये क्या बन जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी बन जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी डी टी, 0 से लेके t तक, ठीक है। इस 2 को भी बाहर ले आओ आप, समझ आई बात। तो इस 2 को बाहर लेके आओगे तो पी एवरेज इज इक्वल टू वी एम आई एम अपॉन में 2t कोस फाई, ठीक है। इसको देखो ब्रैकेट में मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी। तो इसका क्या आ जाएगा, 1 का तो आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी है साथ में, तो टी हो जाएगा, टी हो जाएगा 1 का तो, और माइनस में यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, कोस 2 ओमेगा टी का क्या आ जाएगा, कोस का होता है साइन 2 ओमेगा टी, और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या किया, ये 2 को बाहर ले आए, अपने 2 को बाहर ले आए यहाँ पर, और 1 का क्या होता है, t होता है dt के रिस्पेक्ट, और कोस 2 ओमेगा टी का माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2, और प्लस माइनस यहाँ पर वी एम आई एम अपॉन में 2t और साइन फाई, और साइन 2 ओमेगा टी का साइन का होता है माइनस कोस 2 ओमेगा टी और अपॉन में 2 ओमेगा, ठीक है। यहाँ पर भी 2 ओमेगा आएगा, सॉरी मैंने यहाँ पर 2 ओमेगा लगाना भूल गया, तो 2 ओमेगा आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 0 से t तक, और ये भी किस में आ जाएगा, 0 से लेके कैपिटल T तक। समझ आई बात। तो अब देखो अपने क्या करते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह लिमिट को पुट करना है, ठीक है। तो लिमिट को जब पुट करेंगे अपने, तो लिमिट पुट होने पर आपके पास क्या आ जाएगा, पुट करके देखो, ठीक है। तो P एवरेज इज इक्वल टू आपके पास आएगा वी एम आई एम अपॉन में 2t कोस फाई, और लिमिट पुट करो। सबसे पहले स्मॉल t की जगह पे दोनों जगह t, तो यह आ जाएगा t माइनस में साइन 2 ओमेगा t अपॉन में 2 ओमेगा, ठीक है। अब फिर माइनस में t की जगह ये 0, और माइनस माइनस अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो साइन 0 अपॉन में 2 ओमेगा, साइन 0 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा आ जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ पर आपके पास वी एम आई एम अपॉन 2t साइन फाई, और यहाँ भी आपके पास लिमिट पुट होगी। अब आप क्या करो, इस माइनस को अगर बाहर लिखना चाहो तो बाहर लिख सकते हो। यहाँ पर बाहर लिखोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि जो प्लस है वो माइनस बनेगा, माइनस है वो प्लस बनेगा। तो यहाँ पर जब अपने, और साथ में आप 2 ओमेगा को भी बाहर ले लो, इस नीचे वाले 2 ओमेगा को भी बाहर ले लो, तो अंदर जो बचेगा ओनली कोस 2 ओमेगा टी यहाँ पर बचेगा।
तो यहाँ पर बचेगा कोस 2 ओमेगा और साथ में टी और माइनस में कोस 2 ओमेगा और इनटू में 0। ठीक है ना, ये आपके पास बचेगा। समझ आई? लिमिट एक बार दोबारा से देख लो कि लिमिट पुट कैसे किया है, फिर अपने आगे चलते हैं। ठीक है, लिमिट देख लिया आपने अच्छे तरीके से कैसे रखी है। अब अपने आगे चलते हैं। पी एवरेज इज इक्वल टू वी एम आई एम अपॉन में 2t कोस फाई और t माइनस, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, साइन 2 ओमेगा टी, ओमेगा को अपने 2 पाई अपॉन टी लिख सकते हैं और इनटू में t और अपॉन में 2 ओमेगा माइनस 0 और प्लस में 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। ठीक है, और माइनस प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी एम आई एम साइन फाई और अपॉन में 4t ओमेगा और कोस 2 ओमेगा टी, मतलब कोस 2 पाई बाई टी, सॉरी 2 ओमेगा टी है। तो अब देखो 2 का तो 2 आएगा और ओमेगा का 2 पाई बाई टी आएगा और इनटू में टी और माइनस में कोस 0, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर t से t कैंसिल, तो बचा क्या, साइन 4 पाई, और साइन की चाहे पाई या साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई, 0 से लेके और आगे जितने भी पाई आ जाए अगर साथ में, और साथ में इंटीजर आ जाए, एक पूर्णांक आ जाए, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो जो है ये वैल्यू अपने पास आएगी पी एवरेज इज इक्वल टू वी एम आई एम अपॉन 2t कोस फाई और साथ में t माइनस में 0। ठीक है, ये तो 0 है ही, t माइनस 0, ये सारा 0 ही हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 है 0 है, और माइनस प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी एम आई एम साइन फाई और अपॉन में 4t ओमेगा, और ब्रैकेट में देखो कोस यहाँ पर 4 पाई आएगा। तो आप देखो कोस 4 पाई का मतलब कोस आपका कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ से जब अपने स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जाके पाई हो जाता है, यहाँ पर एंगल 180 डिग्री, फिर उसके बाद दोबारा घूम के यहाँ तक आते हैं तो यहाँ 2 पाई हो जाता है। अब 2 पाई ही और चलना है, मतलब और घूम के यहाँ पर आना है, और इस लाइन पर कोस 0 डिग्री, कोस 0 वाली लाइन है, तो 0 2 पाई 4 पाई ये सारे जो वैल्यू होती हैं कोस की क्या होती हैं, वो कोस 0 के इक्वल होती हैं, मतलब 1 होती हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1 और माइनस में कोस 0 की वैल्यू 1, तो ये भी क्या हो गया 0। तो अब यहाँ पर कितनी टर्म 0 होगी, यहाँ से लेके, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, यहाँ से लेके ये सारा कुछ क्या हो गया 0 के इक्वल आ चुका है। ठीक है ना, तो आप तो कहोगे कि सर इतना बड़ा डेरिवेशन करवाया और निकला क्या लास्ट में 0। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर अपने आगे चलते हैं। बस हो गया लगभग डेरिवेशन, ये कुछ भी नहीं है इस डेरिवेशन में। ठीक है, यहाँ पर ये डेरिवेशन बस एक आगे एक चीज़ और है, थोड़ा सा आपको बताना है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, सारा 0 है। तो मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, तो अब इसको रफ कर देता हूँ मैं ऊपर वाले को। तो अब देखो इस डेरिवेशन को देते हैं अपने फाइनल। तो पी एवरेज जो आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा वी एम आई एम और अपॉन में 2t और साथ में कोस फाई और यहाँ पर बचा t, ठीक है, इनटू में t, तो t से t कैंसिल, तो p एवरेज यहाँ पर आ जाएगा वी एम आई एम अपॉन में 2 और इनटू में कोस फाई। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके और लिखता हूँ मैं, पी एवरेज इज इक्वल टू वी एम अपॉन √2 और इनटू में आई एम अपॉन में √2 और यहाँ पर आ जाएगा कोस फाई। और आपको पता है क्योंकि नीचे वाले 2 को मैंने क्या कर दिया, √2 इंटू √2 लिख दिया, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। अब ये बन गया VRMS और ये बन गया IRMS और साथ में कोस फाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो VRMS इंटू IRMS है इसको P वर्चुअल बोल देते हैं। वर्चुअल मतलब यहाँ पर ब्रैकेट में P आभासी। ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल पावर आभासी शक्ति। आभासी शक्ति कि अपने को जो महसूस होता है कि जो अपने सर्किट की शक्ति है, पावर है,
वो आपका VRMS इंटू IRMS इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों को मेजर कर सकते हैं अपने, तो इन दोनों से जो पावर आएगी अपने को वो अपने को मिलेगी पावर, यानी कि जो अपने मेजर करेंगे पावर वो इसी से ही करेंगे इन दोनों से। ठीक है, तो ये इसका नाम दिया हुआ है कि इसको वर्चुअल पावर अपने बोल देते हैं। ठीक है, समझ आई बात। तो ये आपके पास क्या था फॉर्मूला, लास्ट में जो लास्ट का फॉर्मूला है वो आपके पास यही है कि P एवरेज इज इक्वल टू VRMS IRMS इंटू कोस पाई। अब बात आती है कि इस फॉर्मूले को याद कैसे रखें सर। तो आप देखो यहाँ पर जो स्टेप आया था इससे जस्ट पहले वाला स्टेप, वहाँ पर आप कह सकते हो कि समाकलन करने पर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर आप कह सकते हो समाकलन करने पर, यानी बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, बाय इंटीग्रेटिंग, यानी अपने इंटीग्रेशन कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये वाली टर्म है, जो ये प्लस माइनस की इधर वाली टर्म है, इसको आप मान लो यहाँ लिख दोगे कि ये टर्म आपकी 0 की इक्वल आती है, और इधर वाली टर्म जो ये वाली टर्म है प्लस से पहले वाली, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, t आ जाती है। तो इस वैल्यू को डायरेक्ट आप कैपिटल T से जो यहाँ पर ये वाला मल्टीप्लाई किया ये कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब डायरेक्ट आप वैल्यू इसकी रख सकते हो कि यहाँ आप लिख दोगे समाकलन करने पर बाय इंटीग्रेटिंग इस सारी टर्म का, इधर वाली टर्म का जो इंटीग्रेशन के अंदर थी, इससे जस्ट पहले वाला स्टेप आप देखना, इंटीग्रेशन के अंदर थी उस सारे इंटीग्रेशन के इक्वल में लिख दोगे कैपिटल T, और इधर वाले जो इंटीग्रेशन के अंदर सारी टर्म थी उसके इक्वल लिख दोगे आप 0। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन करके नहीं दिखाना, ओनली आपको बताना है कि ये इंटीग्रेशन करने पर अपने को ये चीज़ें मिलेंगी। समझ आई बात। तो वहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो कि ये वाला जो फॉर्मूला आ जाए, तो वो ओनली शॉर्टकट है बच्चों। ठीक है ना, पूरा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है और मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा, और शायद यही आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ओरिजिनल फिजिक्स यही है। ठीक है ना, फिजिक्स का काम ही तब, इन फिजिक्स को करने का मज़ा ही तब आता है जब उसमें मैथमेटिक्स करने को मिले। थ्योरी वाली फिजिक्स थ्योरी वाली नहीं होती इतनी ज़बरदस्त, मेरे को तो ये मैथमेटिक्स वाली बढ़िया लगती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरे जितना भी मेरे से अच्छे तरीके से हो सका डेरिवेशन को करवाया है। अब आपको क्या करना है, मेरे करवाने से ओनली आपकी याद नहीं होगा, आपको इस डेरिवेशन को करके देखना है अपनी कॉपी में कम से कम 5 बार। जो चीज़ हार्ड होती है वो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है उस चीज़ की, तो आपको कम से कम 5 बार इस फॉर्मूले को इस डेरिवेशन को कर अपनी रफ कॉपी में लिख के देखना पड़ेगा, फिर ही आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। मैंने अपने तरीके से करवाया है, एक एक स्टेप आपको बताया है। फिर भी आपको कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और इस डेरिवेशन से रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर 100/100 वाले स्टूडेंट हो, आपने ठान रखी है 56 में से 56 नंबर आपके पेपर में आए, तो फिर तो ये पूरा डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा, चाहे आप बायो के हो चाहे मैथ के हो। लेकिन अगर थोड़ा बहुत एक आधा, मैं ये नहीं कहता कि कटेगा नंबर, हो सकता है वहाँ पर चांस बन जाते हैं कटने के, कोई एक आधा नंबर। ठीक है, तो उसका रिस्क लेने के लिए अगर तैयार हो तो फिर इतना माथा मारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि जहाँ आपको नई चीज़ सीखने को मिले वहाँ आपको सीखनी चाहिए, चाहे आप बायो के स्टूडेंट हो, लेकिन अगर आपको मैथ के फॉर्मूले सीखने को मिल रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो सीख लो, काम आएंगे। कंपटीशन में बैठोगे, फिजिक्स में करोगे तो वहाँ फिजिक्स में काम आएंगे आगे कंपटीशन में भी। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप जाते जाते।